एक गांव में नेहरू लाल नाम का एक व्यापारी हुआ करता था। उसके पास मॉल्स, पेट्रोल पंप्स, सिनेमा हॉल्स, ऐसे कई प्रकार के व्यापार थे। वो ऐसे गैर कानूनी तरीकों से करोड़ों रुपए का काला धन कमाया और उस काले धन से अपने घर के नीचे एक अंडरग्राउंड मनी हाउस बनाया। वो किचन में फ्रिज को हटाता तो वहाँ से दीवार पर उसके अंदर जाने का रास्ता बनाया हुआ था। वो हर दिन उस मनी हाउस में जाकर सोफा पर बैठकर टीवी देखता था और टेबल पर शराब रखकर उसे पीता था और पैसों के बिस्तर पर सो जाता और पैसों को देखकर सूंघ कर खुश हो जाता। उसी गांव में गब्बर सिंह नाम का एक आदमी था। उसे साहसिक चीजें करना बहुत पसंद थी। वो हमेशा पहाड़ चढ़ता रहता था। गांव वाले उसे पैसे देते थे। रे गब्बर, कभी ना कभी तुम हिमालय पर चढ़कर हमारे गांव का नाम रोशन करना बेटे। तुम्हारे स्वादन के लिए जितना भी खर्च हो चलेगा, वो सब हम देख लेंगे, लेकिन तुम अपने लक्ष्य को कभी भूलना मत रे। अरे गब्बर, कल तुम बड़ा नाम कमा लिए तो हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? मैं बस यूं ही मजाक कर रहा था रे। अरे चाचा, मजाक में भी ऐसी बातें मत बोलिए। मैं एक अनाथ होने के बावजूद आप सब ने बिना सोचे समझे मुझे बड़ा किए। आपको और मेरे गांव को मैं कैसे भूल सकता हूँ बताइए। मैं माउंट एवरेस्ट पर कदम रख कर वहाँ अपने गांव का नाम जरूर लिखूंगा। अब से मैं अपना अभ्यास और ज्यादा करूँगा। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये कहकर उसने हाथ जोड़े तो सब गांव वालों ने उसे आशीर्वाद दिया। से वो उस गांव के पहाड़ पर चढ़ने लगा। जब वो वहाँ पहाड़ चढ़ने लगा तो उसे उस पहाड़ पर एक टनल नजर आया जिसमें से पानी गिर रहा था और बदबू आ रही थी। वो नाक बंद करके बिना रुके ऊपर चढ़ता गया। ऊपर चढ़कर उसने टाइम देखा और बोला, शिट, 15 मिनट लगे। ऐसे ही चला तो मुश्किल है। मुझे और कम समय में चढ़ने की प्रैक्टिस करनी होगी, वरना एवरेस्ट चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। उसने ये सोचा और वापस अपनी कोशिश शुरू कर दी। ऐसे वो रोज पहाड़ पर चढ़ता गया। रास्ते में वो टनल देखकर भी वे ऊपर चढ़ता गया। एक दिन नेहरू लाल जब घर पहुंचा तो वो देखा कि उसकी पत्नी कुछ स्वामी जी को खाना खिला रही थी। वो गुस्से से जाकर जो वे खा रहे थे उसे फेंक दिया। कितनी बार बोलूं तुम्हें, ऐसे बेकार लोगों को घर मत बुलाया करो। चिकनी चुपनी बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाने वाले ये लोगों को इतनी इज्जत। चलो चलो उठो, चुपचाप निकलो इधर से। बेटा, हम किसी से चिकनी चुपनी बातें नहीं करते, वो हमें जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे जैसे व्यापारी ही ऐसा काम करते हैं। जरा अपने गुस्से को कम करो तुम बेटा। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मन शांति ना हो तो इतने पैसे, ये सब जायदाद रख कर क्या फायदा, बताओ जरा। नेहरू लाल ने उसके ऊपर गुस्से से हाथ उठा लिया और बोला, हाँ रे, हम धोखा देते हैं तो क्या, उससे ही व्यापार कहते हैं। सुनो, ये घर, ये जायदाद सब ऐसे ही आए हैं, और नहीं तो क्या, मैं और भी कमाऊंगा। मुझे तो इसी में मन शांति मिलती है रे। तब वे स्वामी जी जोर से हंसने लगे। क्या रे, ऐसे क्यों हंस रहे हो? पागल, दवाखाने में भर्ती कराना है क्या? तुम्हारी पूरी जायदाद तुम्हारे हाथ से जाने वाला दिन बहुत करीब है बेटा। तब पागल खाने में तुम भर्ती होंगे बेटा। ये कहकर स्वामी जी वहाँ से चले जाते हैं। जाओ रे जाओ कमीने, मेरी जायदाद कैसे जाएगी, सिल्ली फेलो। अगले दिन पहाड़ पर चढ़ते हुए गब्बर सिंह को फिर से वो टनल दिखाई दिया। ये आखिर है क्या? ये पानी कहाँ से आ रहा है? ऊपर तो कोई घर भी नहीं है। ये क्या है? देखना चाहिए। ये कहकर वे उसके अंदर जाता है। वो फिर घुटनों के बल रेंगते हुए अंदर गया। फिर उसे वहाँ अंडरग्राउंड मनी हाउस दिखाई दिया। ओहो, यानी ये पाइप इससे आया होगा। ये सारे पैसे किसके होंगे? ये बात मुझे पुलिस वालों को बताना चाहिए। उसने ऐसा सोचा और फिर पुलिस वालों को कॉल मिलाकर उन्हें सारी बात बता दी।
और फिर पुलिस वाले पहाड़ चढ़कर उस टनल के द्वारा अंदर आए। वो मनी हाउस देखकर सब दंग रह गए। फिर वो सब सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर आए और वहाँ मौजूद द्वार से अंदर आए। उन्हें देखकर नेहरू लाल दंग रह गया। नेहरू लाल को पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले गए। इस तरह नेहरू लाल अपनी पूरी जायदाद और पैसों को खोकर जेल में रहने लगा। छोटे से गांव सोनपुर में विजय नाम का गरीब किसान रहा करता था। विजय अपनी पत्नी चेतना और अपने 2 बच्चे हर्ष और शिल्पा के साथ रहा करता था। विजय का एक छोटा सा खेत था और विजय जब भी गर्मियों की सीजन आती तो अपने खेतों में नींबू की खेती किया करता था और अपने खेतों में वह कोई भी दवाई यूज नहीं किया करता था। विजय के नींबू पूरे गांव में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे, क्योंकि पूरे गांव को पता था कि विजय अपने नींबू में कोई भी दवाई यूज नहीं करता था। इस वजह से हर गर्मियों में विजय अपने खेतों में नींबू की खेती किया करता था और अपने ठेले पर गांव में नींबू बेचा करता था, जिससे उसे बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ करता था, जिस वजह से बाकी के ठेले वाले विजय को पसंद नहीं किया करते थे। और ऐसे ही इस बार भी गर्मियां आने वाली थी। इस वजह से विजय अपनी खेतों में नींबू की खेती चालू कर देता है। विजय बहुत ही मेहनत से अपना काम किया करता था। धीरे धीरे विजय की खेती अच्छी चलने लगी थी और नींबू भी पकने लगे थे। ऐसे ही एक दिन विजय अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी सेठ मोहन लाल वहाँ से गुजर रहा था और सेठ मोहन लाल विजय से कहता है, अरे क्या बात है विजय भाई, खेतों में काम तो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। इस बार कौन सी फसल खेतों में उगाई है? तभी विजय सेठ मोहन लाल से कहता है, अरे सेठ जी, आपको तो पता है कि गर्मी आने वाली है और लोगों को नींबू बहुत ही पसंद आता है, इसलिए मैं हर बार की तरह इस बार भी नींबू की फसल उगा रहा हूँ। इस बार भी फसल बहुत ही अच्छी हुई है। तभी सेठ मोहन लाल विजय से कहता है, अरे भाई, यह बात तो ठीक है, मुझे पता है तुम्हारे नींबू बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं जब गांव में से गुजर रहा था तो रमेश और सुरेश और 2-3 और गांव वाले जो तुम्हारी तरह ठेला चलाते हैं, उन सब लोगों ने भी नींबू की खेती की है। अगर तुम सब लोग नींबू बेचने लगे तो नींबू की कीमत तो बहुत कम हो जाएगी और तुम्हारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तभी बेचारा विजय बहुत ही बड़ी परेशानी में आ जाता है कि उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि बाकी के ठेले वालों ने भी नींबू की खेती की है। और ऐसे ही बेचारा विजय परेशान होकर अपने घर पर जाता है और अपनी बीवी चेतना से बात करते हुए कहता है, अरे मैं क्या करूं, बाकी के गांव वालों ने भी मेरी ही तरह नींबू की खेती की है, जिस वजह से हमें नींबू की अच्छी सी कीमत नहीं मिल पाएंगे और मेरी पूरी की पूरी मेहनत जो मैं ईमानदारी से करता हूँ वह बर्बाद हो जाएगी। अब पता नहीं क्या होगा। तभी विजय की पत्नी चेतना कहती है, अरे आप चिंता क्यों करते हैं, आपके नींबू बहुत ही अच्छे होते हैं और ऐसा कीजिए, आप पूरी की पूरी नींबू की खेती सेठ मोहन लाल को बेच देना, क्योंकि उनको पता है कि आप नींबू में कोई भी दवाई नहीं डालते हैं। इस वजह से सेठ जी आपको हमारे नींबू के बहुत अच्छे पैसे देंगे। और ऐसे ही विजय भी अपनी पत्नी की यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है कि उसके नींबू पूरे बिक जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते रहे और विजय के नींबू पूरी तरह से पक गए। इसलिए विजय अपने थैली में नींबू भरकर सेठ मोहन लाल के पास जाता है और सेठ मोहन लाल से कहता है, अरे सेठ जी, यह देखिए, मैं अपने नींबू बेचने के लिए आपके यहाँ आया हूँ। देखिए तो सही, कितने अच्छे और रसीले नींबू है। आप यहाँ सभी नींबू खरीद लीजिए सेठ जी। और हाँ, मेरे नींबू में कोई भी दवाई मैंने नहीं डाली और बहुत अच्छे से पके हुए हैं, इसलिए आप मुझे इसका दाम दूसरों से ज्यादा देना,
क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगी है सेठ जी। तभी सेठ मोहनलाल विजय से कहता है, अरे विजय भाई, यह सब मुझे नहीं पता। दूसरों को भी नींबू मैंने 5 रुपए किलो के हिसाब से खरीदे हैं और तुम्हें भी यही दाम दूंगा। और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे नींबू में दवाई डाली या नहीं डाली। मुझे तो सिर्फ नींबू बेचने से मतलब है, वह दवाई वाले हो या बिना दवाई वाले, समझे? अगर तुम्हें यह दाम अच्छा लगा तो तुम मुझे ये दे सकते हो, वरना चलते बनो। यह बात सुनकर विजय उदास हो जाता है और अपना थैला लेकर वापस घर पर आ जाता है। और जब विजय अपने घर पर आता है और वह अपनी पत्नी से यह बात कहता है, मैं सेठ जी के यहाँ गया था, सेठ जी ने तो पूरा का पूरा मुझे मना ही कर दिया कि 5 रुपए किलो के हिसाब से तुम्हें देना है तो दो, इतने कम में मैं कैसे दे सकता हूँ, जबकि इससे ज्यादा तो मुझे मेहनत लगी है इन नींबू को उगाने में। अब हम क्या करेंगे, हमारी मेहनत तो बर्बाद हो गई। तभी विजय के दोनों बच्चे स्कूल से घर पर आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, अरे माँ देखो ना, बाहर कितनी गर्मी है और हम गर्मी में दोनों थक गए। क्या आप हमारे लिए कल जैसे शिकंजी बना सकती है, जिसे पीकर हम दोनों को बहुत ही आराम और ताकत मिलती है। तभी विजय की पत्नी बच्चों से कहती है, अरे क्यों नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए शिकंजी बना लेती हूँ और आपके लिए भी एक ठंडी ठंडी शिकंजी बना देती हूँ, ताकि आपको भी आराम मिले। और ऐसे ही यह बात सुनकर विजय को एक बहुत ही अच्छा विचार आता है कि वह अपने नींबू को क्यों बेचे, जबकि वह अपने छोटे से ठेले पर एक शिकंजी का ठेला चालू कर सकता है और दूसरों को अपने अच्छे और प्यारे नींबू का स्वाद दे, क्योंकि वैसे भी गर्मियों में लोगों को ठंडा पीना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही विजय अपने छोटे से ठेले को एक पेड़ के नीचे रखकर 10 रुपए में शिकंजी बेचने लगता है। शिकंजी पी लो, ठंडी ठंडी शिकंजी पी लो, आओ भाई आओ, गर्मियों में ठंडे हो जाओ, सिर्फ 10 रुपए में ठंडी ठंडी शिकंजी। आइए आइए भाई साहब, आइए, ठंडी ठंडी विजय की हाथों की शिकंजी पीजिए, मजेदार रस भरे नींबू की ठंडी ठंडी शिकंजी। आइए भाई आइए। धीरे धीरे एक एक करके लोग उसके पास शिकंजी पीने के लिए आते हैं और लोगों को शिकंजी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि विजय के नींबू बहुत ही शुद्ध और बिना दवाई के थे, इसलिए लोगों को उसका स्वाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे लोगों को भी शिकंजी बहुत अच्छी लगने लगी और विजय का अच्छा मुनाफा होने लगा, जबकि विजय अपने नींबू बेचकर भी इतना मुनाफा नहीं कमा पाता था। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए।